वो जो मोशन देखेगा उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यार, वी रिलेटिव। तो यार वी रिलेटिव यानी वेलोसिटी ऑफ बी ए के रिस्पेक्ट में, वी रिलेटिव का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जो बी के अंदर मोशन है वो तो नजर आएगा ही, और जो ए के अंदर है वो पलट के ऐड हो जाएगा, है ना। अच्छा यार, ए और बी दोनों का मोशन जो हमें पता था वो किसी कॉमन फ्रेम में पता था, उसको आमतौर पे हम क्या लिख देते हैं, सी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला था। और बिल्कुल इसी फैशन में अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या आएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए। जिसके रिस्पेक्ट में डिस्कशन किया जाता है उसका मोशन पलट के ऐड कर दिया जाता है। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस हो सकता है रिलेटिव मोशन डील करने का। तो यार पर्पस केवल यही है कि हम यार इन दोनों के बीच के सेपरेशन को जनरली डील करना चाहते हैं। ये जो फासला है, क्या ये फासला एक के मोशन पे डिपेंड करता है या रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन पे। अब वो रिलेटिव मोशन हम किसी के रिस्पेक्ट में देख लें, चाहे इसके रिस्पेक्ट में देख लें चाहे इसके रिस्पेक्ट में देख लें, इनके बीच का फासला एक रिलेटिव टर्म है जो दोनों के चलने पे डिपेंड करता है। और वो ऐसे सोचो यार, अगर मैं टू बॉडी मोशन में केवल एक को चलता हुआ देख रहा हूं तो डिस्कशन करना हमेशा आसान होता है, क्योंकि हमने हमेशा जब भी कोई डिस्कशन रिलेटिव मोशन से पहले वाले टॉपिक में किया है तो क्या मान के चला है कि बाकी दुनिया रुकी है, केवल एक बॉडी चल रही है। तो यार बाकी दुनिया रुकी है, देखने वाला खुद रुका है और केवल एक बॉडी चल रही है, तो हम लोग टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी ये मोशन कैसा है, इसको मैं कहूंगा टू बॉडी मोशन, यानी हमें दो चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। और ये कैसा है, वन बॉडी मोशन, यानी हमें केवल क्या चलता नजर आ रहा है, केवल बी चलता नजर आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, केवल कौन चलता नजर आ रहा है, बी। तो यार अगर टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास ये टूल्स है, वी रिलेटिव लिखना, ए रिलेटिव लिखना। एक बार मान लिया वी रिलेटिव ए रिलेटिव आ गया, दोनों चीजें आ गई, तो फिर यार डिस्कशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमने इस टॉपिक से पहले किया है। मान लिया कोई कहता है यार बताओ बी कुछ डिस्टेंस चला है, मैंने कहा क्या ये ए है ये बी है और मैंने ए को किस में ला दिया, रेस्ट पे, तो अब केवल क्या चल रहा है, बी चल रहा है, किस वेलोसिटी से, वी रिलेटिव से, है ना यार, चल रहा है। तो कोई पूछे यार बी ने कुछ टाइम में कितना चला, कुछ टाइम बाद बी ने कितना चला, है ना, कैसे निकालोगे यार, देखो यार कितना चला ये दो तरीकों से है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो कितना चला वो v इंटू टी से आता था, और अगर एक्सेलेरेटेड है तो कितना चला वो कैसे आता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। और अगर वेरिएबल एक्सेलेरेशन है तो यही काम आता था इंटीग्रल ऑफ वी डी टी से। नहीं खैर, अब यहां तुम ये उम्मीद मत करो कि यहां एक्सेलेरेटर वेरिएबल एक्सेलेरेशन आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, नहीं। अब मान लिया ए और बी के बीच का फासला पहले से कुछ है एस नॉट, और अभी अभी बी कुछ S1 चल चुका है, S1 चला है कितने टाइम में, टी टाइम में। तो बता उनके बीच का ओवरऑल फासला कितना हो जाएगा यार, ओवरऑल फासला क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी एस फाइनल, फाइनल सेपरेशन क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा यार फाइनल सेपरेशन होगा इनिशियल सेपरेशन प्लस अभी अभी उसने जितना चला है, यही तो होगा यार। और वो चला है जितना, वो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा vt, और एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इन दोनों को जोड़ के हम फाइनल सेपरेशन ला सकते हैं, क्या ये बात समझ पा रहे हैं। खैर ये डिस्कशन 2D में करना हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 2D में भी हम कर ही सकते हैं। इसके डिस्कशन किए जाते हैं अक्सर एक लाइन में, यानी ये डिस्कशन 2D को छोड़ के अब हम किस में करने वाले हैं, केवल 1D में। 1D में दो तरह के क्वेश्चंस, एक तो सेपरेशन वाले और दूसरे होते हैं चेस वाले, कि कितनी देर में कार ने दूसरी कार को ओवरटेक कर लिया या दो चीजें आपस में टकरा गई, इस तरह की बातें।
तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सेपरेशन प्रॉब्लम का। सोचा एक कार के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलेरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरी कार वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वेलोसिटी कुछ चलो 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यार कार ए भी चल रही है और कार बी भी चल रही है। इनके बीच का फासला मान लिया 10 मीटर है और कोई पूछे फाइंड सेपरेशन आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद इनके बीच का फासला क्या हो जाएगा, निकाल पाओगे? क्या करना है? अगर ये लॉजिक समझ में आया है तो बता पाएंगे। 2 सेकेंड बाद इनके बीच का फासला, सेपरेशन का मतलब होता है फासला। सेपरेशन रिलेटिव चीज है। अगर तुम इनको टू बॉडी मोशन से सोचोगे तो सोचना मुश्किल है, क्योंकि उसमें ए भी चला है और बी भी चला है, तो सोचना मुश्किल है। तो हम ए को रोक लेते हैं। किसको रोक लें? ए को। जैसे यार ए को रोकोगे, विद रिस्पेक्ट टू ए डिस्कशन करोगे, तो बता यार ए रुक गया तो केवल कौन चल रहा है? अब कितनी वेलोसिटी चल रहा है? 4 से नहीं, 4 माइनस 3 यानी कितना? 1 मीटर पर सेकेंड से। ये उसका यू रिलेटिव हो गया। नहीं, यू रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी घटा दिया। ए रिलेटिव कितना हो गया? 3 माइनस 1, ये 3 है ये 1 है, तो ए रिलेटिव कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पूछे यार कितना ये चला 2 सेकेंड में, तो S1 इक्वल टू क्या आएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सब कुछ रिलेटिव रखना है। u कितना? 2 कितने सेकेंड में? u1 है। a कितना? 2 कितने सेकेंड में? 2 स्क्वायर। तो बता यार ये कितना आ गया? 2 प्लस 4 6 मीटर और आ गया। तो बता यार टोटल सेपरेशन कितना हो गया? टोटल सेपरेशन हो गया 10 प्लस 6 यानी कितना? 16 मीटर। अगर तुम इसी को इंडिविजुअल बॉडी से करना चाहते तो ये मुश्किल क्वेश्चन होता। तुम्हें ये सोचना पड़ता ये कितना चला, फिर ये कितना चला, तब हम उनके बीच का फासला इसमें 10 जोड़ देते। पहले तो ये जितना चला उसमें 10 जोड़ देते, फिर ये जितना चला उस डिस्टेंस और उस डिस्टेंस में दोनों का घटाते, तब ये आंसर आता। तो कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है ना? वैसे मैं बता दूं वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें सोचने में ज्यादा स्ट्रेस होता है और वहां मैथ ज्यादा लगाना पड़ती है। आंसर वैसे भी लाया जा सकता था, उसमें हमें दोनों को अलग अलग चलता हुआ सोचना पड़ता, इसमें हमने एक को चलता हुआ सोचा है। क्या बात समझ पा रहे हैं? हमने टू बॉडी मोशन को किस में बदल दिया? वन बॉडी मोशन में, यानी एक को रोक ही दिया, और एक को रोक दिया तो सेपरेशन लाना आसान काम हो गया। क्या कोई दिक्कत है किसी स्टेप पे? बी को रोक सकते थे, किसी को भी रोक सकते हैं। चलो बी को रोकते हैं। बताओ अच्छा, अगर हम बी को रुका हुआ महसूस करें तो इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? भाई इसकी 3 है, 3 है में से ए का मोशन कितना है? 4, तो ये कितना आ जाएगा? -1 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलेरेशन कितना आएगा? यार ये हो गया यू रिलेटिव। ए रिलेटिव कितना आएगा भाई? अगर मैं बी के हिसाब से बातें कर रहा हूं, बी को रेस्ट पे सोच रहा हूं, तो बी का एक्सेलेरेशन 3 था, तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना आ गया? -2। यानी इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलेरेशन भी कितना है? पीछे है। बताओ, वेलोसिटी भी पीछे और एक्सेलेरेशन भी पीछे है, तो इसका मतलब चलेगा भी ये पीछे। कितना चलेगा? S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बताओ u कितना? -1 2 सेकंड में पूछा है, a कितना? -2 इंटू 2 सेकंड में पूछा है, तो ये कितना आ गया? -6 मीटर। बताओ पहले से इनका फासला कितना था? 10 मीटर पीछे की तरफ, और अब 6 पीछे चला गया, तो क्या कहेगा? -10 -6 -16 मीटर। ए कहेगा आगे गया है, बी कहेगा क्या? आंसर में कोई फर्क है क्या? वो बस इस बात का अंतर है कि कौन कह रहा है। कि हम बी के रिस्पेक्ट में भी डिस्कशन कर सकते हैं और ए के रिस्पेक्ट में भी डिस्कशन कर सकते हैं, दोनों से सेम ही मैसेज मिल रहा है।
बात क्लियर है भाई? अच्छा, ये मोशन अच्छा तो तब होता जब ये मोशन कैसा होता, यूनिफॉर्म होता। क्या रिलेटिव मोशन एक्सेलरेटेड हो रहा है तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है। कब वो यूनिफॉर्म होगा, जब उसका ए रिलेटिव जीरो आ जाए। ए रिलेटिव जीरो आने का मतलब क्या होगा, एक्सेलेरेशन सेम हो गए तो ए रिलेटिव क्या हो गया, जीरो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे एक्सेलेरेशन होते हैं मगर रिलेटिव एक्सेलेरेशन, तो वो डिस्कशन बड़ा आसान हो जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे वो एक्सेलरेटेड मोशन था लेकिन रिलेटिव लेवल पे यूनिफॉर्म हो गया। मैं उसी का एग्जांपल देने वाला हूं, पहले तो ये नोट कर लें। हाँ भाई, पिछला वाला नोट कर लिया है। तो खैर एक टावर है 100 मीटर का, वहां से बॉल 1 ऊपर नीचे की तरफ रेस्ट से ड्रॉप कर दिया है ना। ड्रॉप किया तो नीचे ही गिरेगा, कोशिश कोई नहीं की। बॉल 2 है जो कहां फेंकी गई है, ऊपर की तरफ। 20 मीटर पर सेकंड से चल भी पाएगा। ये 40 मीटर पर सेकंड कर दें यार, कोई दिक्कत? 40 मीटर पर सेकंड थोड़ा सा अंदर गया है। क्वेश्चन है कितनी देर में दोनों बॉल हवा में मिलेंगी। नहीं, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें पुरानी नॉलेज से करना हो रिलेटिव मोशन के बिना तो तुम क्या करोगे? हाँ, तुम क्या करोगे कि ये कुछ नीचे आया होगा और ये कुछ ऊपर गया होगा, ये कुछ ऊपर गया होगा। इसने S1 चला और इसने S2 चला और दोनों का सम मिला के कितना होगा, 100 होगा। दोनों का समय मिला के कितना होगा, 100 होगा। क्या ये समझ रहा है? S1 और S2 मिला के कितना होना चाहिए, 100। तो यार S1 ऊपर वाले ने चला है और S2 नीचे ने, दोनों के लिए हमें कौन सी कैटेगरी डिस्कस करना थी, एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्म? एक्सेलरेटेड। यार S1 के लिए तुम लगाते, S1 का मैग्नीट्यूड लाना है तो वो आता ut प्लस हाफ at²। मैग्नीट्यूड लाना है तो मैंने साइन हटा दिया है, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। और S2 का मैग्नीट्यूड आएगा ut प्लस हाफ at²। और फिर S1 S2 मिला के क्या करते थे, 10, तो इसको सॉल्व करके t लाते। अब जरा दूसरा तरीका समझो यार, ये डिस्कशन क्या था, 2 बॉडी वाला, 1 बॉडी वाला। मैं कह रहा हूं इनमें से किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में डिस्कशन करो। मैं किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में कर लेता हूं, जिसके आसान हो उसके रिस्पेक्ट में करो। यार इसको हम परमानेंटली 5 स्टार खिला देते हैं, ये परमानेंटली रुक गया। तुम कहोगे रुकेगा तो नहीं हो, इमेजिन करो कि रुक गया क्योंकि उसके रिलेटिव में हम मोशन डील करना चाहते हैं। तो यार इसके अंदर 40 की स्पीड थी और इसके अंदर 0 स्पीड थी, तो 40 में 0 घटा के दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। अच्छा, इसके अंदर भी g का एक्सेलेरेशन है और इसके अंदर भी, तो a रिलेटिव कितना आएगा यार? a रिलेटिव g में से g घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? बताओ, a रिलेटिव 0 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं रिलेटिव मोशन इज व्हाट, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म रिलेटिव है
यानी ये रुक गया और कह रहा है केवल ये चल रहा है। क्या हुआ? ये रुक गया और कह रहा है केवल ये चल रहा है। तो कितना चलना है इसको? 100 मीटर। तो समय कितना लगेगा यार? S बराबर S है 100, V है 40, समय बताना है तो आएगा 2.5 सेकेंड। क्या ज्यादा आसान है? रिलेटिव मोशन ज्यादा आसान है करने को यार। इससे भी हम 2.5 ला सकते हैं। देखो जरा, हाफ 10t स्क्वायर 40t माइनस हाफ 10t स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ता। 2t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये उधर जाएगा 5 5, कितना आएगा यार? ये उधर जाएगा तो ये होगा 10t स्क्वायर बराबर कितना? 4t। ये क्या हो रहा है यार? 2t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, अरे यार इनका सम 100 करना है ना। हमारी कंडीशन क्या थी? दोनों का सम 100 था। S1 और S2 का मैग्नीट्यूड का सम कितना था? 100। तो हमें लिखना था हाफ इंटू 10t स्क्वायर प्लस 40t माइनस हाफ 10t स्क्वायर, और ये मिला के कितना होना चाहिए? 100। देखो यार ये कैंसिल हो गया, तब भी t बराबर कितना आया है? 100/40 मतलब कितना? 2.5 सेकेंड। समझ पा रहे भाई लोग? कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? उसमें हमें एक्सीलरेटेड सोचना ही नहीं है। मतलब दो बॉडी, इससे हमें क्या पता चलता है? दो बॉडी जब हवा में फ्रीली अंडर ग्रेविटी होती हैं तो वो एक दूसरे का मोशन एक्सीलरेटेड नहीं देखती हैं। कैसा देखती हैं? क्योंकि बदलाव उसके अंदर चल रहा है तो बदलाव इसके अंदर भी चल रहा है, तो उनको बदलाव महसूस है ना यार। तो ये नोट करके लिख सकते हैं यार, टू बॉडीज फ्रीली अंडर ग्रेविटी, freely under gravity see uniform motion with respect to each other, motion with respect to each other, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन देखती हैं? यूनिफॉर्म। यानी यार जब तक हम जमीन में रुक के देख रहे हैं किसी चीज को तो वो एक्सीलरेटेड नजर आता है। अगर दोनों बॉडी गिर रही हो, है ना यार, सोचो तुम छत से कूद गए और तुम्हारा दोस्त भी छत से कूद गया 2 सेकंड बाद, तो एक दूसरे का मोशन हम कैसा देखेंगे? यूनिफॉर्म। क्या तुम्हारा दोस्त तुमसे पहले नीचे जा सकता है? फिल्मों में अक्सर दिखा दिया जाता है कि हीरोइन कूदी, हीरो पीछे से कूदा और फिर हीरो पहले पहुंच के पकड़ लेता कैच करके और फिर जमीन में उसको। तो इससे बड़ा साइंस का मजाक नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर कोई वेलोसिटी उसके अंदर आ गई है और अचानक से हीरो कूद गया तो जो वेलोसिटी शुरू में थी वो वेलोसिटी उसके अंदर हमेशा मेंटेन रहेगी उसके रिस्पेक्ट में, और मेंटेन रहेगी तो तुम उससे आगे कैसे निकल जाओगे यार। तो ये साइंस का मजाक है। फिर किसी ने मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दिया, मुझे भी ठीक लगा कि हीरोइन जब गिरी तो वो हॉरिजॉन्टल गिरी तो उसमें हवा का रेजिस्टेंस ज्यादा था, हीरो वर्टिकली ऐसे गिरा नीचे, तो एरोडायनेमिक्स, तो क्योंकि हम ये अपनी डिस्कशन में एयर का असर नहीं लेते हैं, तो वर्टिकल गिरा तो उसमें एयर रेजिस्टेंस कम था, तो थोड़ा बहुत हद तक हो सकता है जब पहाड़ी बहुत ऊंची हो तो नीचे उसको कैच किया जा सकता है। बट कैच करके भी क्या फायदा? गिरेंगे तो दोनों ना यार। या तो हमेशा हीरो पैरासूट लेके घूमे, अगर उसको लग जाए कि इस हीरोइन के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो उसको लगातार पैरासूट लेके कूदना चाहिए, घूमना चाहिए। नोट कर लिया भाई लोग? एक बहुत फेमस डिस्कशन है, शायद कभी उस पर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाए, बस थ्योरेटिकल ही बनाएगा।
यार ये बहुत फेमस डिस्कशन है कि एक मंकी को एक बुलेट से फायर किया गया है, तो क्वेश्चन है कि बुलेट मंकी को लगेगी या नहीं। तो तुम कहोगे सर मंकी पर फायर किया है तो लगेगी क्यों नहीं। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं तो लग जाएगी, बट मैं बहुत किताबी बात कर रहा हूं कि मंकी 0 साइज का है। मंकी 0 साइज का है। 0 साइज मतलब कि उसका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब उसको तुम एक कीड़े की तरह सोचो, क्योंकि किताबों में जिस चीज का साइज नहीं दिया जाता होता उसको हम क्या मानते हैं, 0 साइज का। अगर कार का साइज नहीं दिया तो हम कार को क्या मानते हैं, 0 साइज का। तो मंजन ये मंकी कैसा है, 0 डायमेंशन का, 0 साइज का मंकी है। तो यार कोई बुलेट अगर मंकी को निशाना लगा के मारी गई है ऐसे, तो क्या वो सीधी लाइन में चलती है, कोई बुलेट सीधी लाइन में चलती है। यार ऐसा केवल फिल्मों में और स्पेशली साउथ इंडियन मूवीज में होता है कि विलन ने बुलेट मारी, बुलेट सीधी एकदम चलती है, सीधी। उनको नहीं पता है कि ग्रेविटी का भी असर होना चाहिए बुलेट में। और सबसे बड़ा मजाक तो ये कि बुलेट सीधी चलती रहती, हीरो होता है अस्पताल में, पट्टी अट्टी बधी होती उसको कहीं से माँ बाप की आवाज सुनाई देती है कि उनको बुलेट लगने वाली ये देखा मैंने एक सीन, बड़ा वायरल हुआ था। तो उसको आवाज सुनाई देती है, वो बेहोशी से जाग जाता है, अपने आप को चेक करता है कि वो भागने लायक है कि नहीं है, जूते मुझे पहनता है, फिर दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। बुलेट तब तक लगती नहीं है तब तक चलती रहती, क्योंकि उस समय हीरो के माँ बाप गाना गा रहे होते हैं और फिर जैसे हीरो आता है वो बुलेट कैच कर लेता है, दांत में चबाता है उसकी 2 बुलेट और फिर 2 विलन को एक साथ, 2-3 विलन को एक साथ मार देता है। ये है क्रिएटिविटी खैर, तो यहां बुलेट किसको फायर की गई है, 0 साइज के मंकी को। और क्या, यस, इसने जिम जाके अपना 0 फिगर मेंटेन किया तो क्या बुलेट स्ट्रेट लाइन में चलती है, यार कितना भी तेज बुलेट क्यों ना हो, वो हल्का सा कर्वेचर पाथ लेता है और बहुत बड़े प्रोजेक्टाइल पे जाके गिरता है। अब छोटी मोटी डिस्टेंस में ऐसा लग सकता है कि वो स्ट्रेट पाथ में है, बट कभी भी बुलेट का पाथ स्ट्रेट नहीं होता है। वो कैसा होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्टाइल होता है, यानी ऐसे जाते जाते बहुत बड़े पाथ में जाके लौट के गिरती भी है। और ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि गिरते वक्त लोगों को लग गई हैं। इसलिए नहीं, शादी में तो सीधे वाली लगती हैं, हाँ गिरने वाली भी घायल कर सकती है भाई, ये भी मैं बता दूं। तो क्या निशाना यहां था, यहां से निकल जाएगी बुलेट, नहीं लगेगी, है ना। ये केस 1, मंकी इज स्टेइंग ऑन ट्री एट रेस्ट व्हेन बुलेट इज फायर्ड, व्हेन बुलेट इज फायर्ड। जब बुलेट फायर की गई तो उस समय मंकी रुका रहा, तो बुलेट नहीं लगेगी। अच्छा, हकीकत में क्या होता है कि यार मंकी 0 साइज तो होता नहीं है, अगर किसी ने माथे में निशान लगाया है तो पेट पे लग ही जाएगा, है ना, वो कर्वेचर पाथ में। और अगर सर पे ही मानना है तो सर से थोड़ा ऊपर टारगेट करना पड़ेगा, नहीं। अब दूसरा केस 2 क्या है, अगर इसी पेड़ की डाल से जैसी बुलेट फायर की गई तो फायर करते ही मंकी ने सोचा यहां से कूद जाना बेहतर है, तो जिसी t=0 पे एज द बुलेट कम आउट ऑफ द बैरल मंकी ड्रॉप हिमसेल्फ, है ना, एज बुलेट फायर्ड मंकी ड्रॉप्ड हिमसेल्फ। ड्रॉप्ड का मतलब है कि रेस्ट से उसने अपने आप को कुदा दिया। तो बता, अब ये भी जी के इफेक्ट में है और ये भी किसके इफेक्ट में है, जी के इफेक्ट में। तो मैं यार इंडिविजुअल मोशन नहीं डील करना चाह रहा हूं, मैं रिलेटिव मोशन डील करने वाला हूं। बताओ ए रिलेटिव क्या होगा, 0 भाई, जी इसमें भी है, जी इसमें भी, ए रिलेटिव क्या हो गया, और वी रिलेटिव क्या होगा, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी। तो मंकी तो अभी रेस्ट पे ही है ना, तो जो बुलेट का वेलोसिटी होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो अब मंकी को एक तरह से 5 स्टार खिला दिया जाए, यानी वो मंकी डाल पे बैठा था, जैसी बुलेट फायर हुई तो उसने 5 स्टार खाया और रेस्ट से अपने आप को ड्रॉप करा लिया। तो बताओ वो अपने आप को क्या कहेगा, रेस्ट पे।
तो उसको शुरू से आखिरी तक बुलेट यूनिफॉर्म मोशन से चलती नजर आएगी कि नहीं? और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, कि उसकी वेलोसिटी शुरू से आखिरी तक मंकी के रिस्पेक्ट में, यार मंकी के रिस्पेक्ट में अगर मोशन डिस्कस करोगे तो मंकी के रिस्पेक्ट में ये बुलेट शुरू से आखिरी तक ना अपनी डायरेक्शन बदलेगी ना अपना, अरे भाई एक्सेलरेशन होता तो वो डायरेक्शन बदलती, तो वो हमेशा कैसे चलेगी? स्ट्रेट ना। और एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि ये भी नीचे गिरा होगा प्रोजेक्टाइल में और मंकी भी नीचे गिरा होगा। तो इन दिस केस क्या होगा? बुलेट विल हिट द मंकी। इस केस में बुलेट लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि मंकी के रिस्पेक्ट में बुलेट शुरू से लेके आखिरी तक उसी की तरफ आती रही, और जब शुरू से आखिरी तक उसी की तरफ आई है तो उसको लगना तय है, चाहे जहां लगे, मतलब नीचे जाके लगे या थोड़ी, वो बुलेट पे डिपेंड करता है जितनी फास्ट बुलेट होगी, लेकिन लगना तय है। क्या समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अब दोनों जी के इफेक्ट में आ गए, पहले केवल एक जी के इफेक्ट में था। तो पिछली बार रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो था क्या? नहीं था। तो मंकी को भी ये कर्वेचर में नजर आएगा और ग्राउंड वाले आदमी यानी हम लोगों को भी वो कर्वेचर में नजर आएगा, अगर देख पाए तो। हालांकि इतनी तेज बुलेट को कोई देख नहीं पाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो यार तो सोचो, इंडिविजुअल लेवल पे मोशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन कितना आसान है। मंकी क्या करेगा? शुरू से लेके आखिरी तक उसका मोशन कैसा रहा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन रहा, तो आके लग गया। तो कल नहीं आए थे यार मॉडर्न में? मॉडर्न चल रहा है यार अल्टरनेट डेज पे 2 बजे, उसका लिंक मांग लेना कल वाली क्लास का। हाँ, कल से टाइम बदला है, बताया ना, 1:40 से टाइम हो गया है मॉडर्न का। हाँ भाई, अक्सर ऐसा होता है कि बस वाले बहुत देर तक सवारी भरने के चक्कर में बस नहीं चलाते हैं। तो कुछ समझदार लोग तब तक नहीं चलते जब तक जान नहीं जाते कि बस चलने वाली है, तब तक अपना सुट्टाबाजी करते रहते हैं पान की दुकान पर। फिर जब समझ जाते हैं कि अब बस देखो, वो आगे पीछे करते हैं, नाटकी होते हैं बहुत बस वाले, थोड़ा आगे बढ़ाया फिर पीछे कर लिया फिर आगे, ऐसे करते रहते हैं ताकि पब्लिक को लगे बस जाने वाली है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समझदार लोग, वो समझते हैं कि यार ये चलेगा नहीं। हाँ, जब जब पीछे जाके आगे जाके फिर पीछे जाना बंद कर दे, एकदम चलने लगता है आगे, एक्सीलरेट करने लगता है, तब उनको समझ में आ जाता है अब बस चलने वाली, तो अपना सिगरेट छोड़ के भागते हैं। और उस चक्कर में कभी कभी बस छूट भी जाती है ना।
लेकिन अक्सर पकड़ लेते हैं, उनको पता होता है कि कब क्या करना है। खैर, तो यहाँ पे यार ये कितनी स्पीड से भागे जिससे जस्ट बस को, मतलब स्पीड तो होने चाहिए यार, ये वी मैन की स्पीड से भागता है। अच्छा यार, बस के अंदर एक्सेलरेशन होता है और आदमी आमतौर पे यूनिफॉर्म मोशन से चलता है। भाई जितना ताकत है पूरी लगा देता है, 2 मिनट 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर जो वेलोसिटी आना है आ जाती है। क्या आदमी लगातार एक्सेलरेट कर सकता है क्या? अरे उसके अंदर कोई इंजन थोड़ी लगा है जो लगातार एक्सेलरेट करेगा, लेकिन बस लगातार एक्सेलरेट कम से कम शुरुआत में तो एक्सेलरेट करती है। तो यार बस के अंदर एक ए बस का एक्सेलरेशन है, और जब इसने पहली बार देखा t बराबर 0 पे, तब इसके अंदर वेलोसिटी भी आ चुकी थी, रेस्ट पे नहीं। उस वरना वेलोसिटी ना ही होती तो पता कैसे चलता बस चलती है। तो यार ये कहानी है यार, t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी u भी है और इसकी वेलोसिटी शुरू से आखिरी तक एक जैसी है। ये दी है। क्वेश्चन पूछा यार कि जस्ट अगर वो बस कैच कर लेता है तो डी कितना होगा। ये जस्ट कैच करने वाला डी पूछा है, क्योंकि इससे ज्यादा डी होता तो कैच कर ही नहीं पाता, और इससे कम होता तो आराम से कर लेता। जस्ट का मतलब होता है कि वो बस के पीछे वो ना सीढ़ी बनी होती है, बस वो पकड़ लेना, और अगर इसके बाद थोड़ा सा डी ज्यादा होता तो पकड़ते पकड़ते रह जाता। तो ये डिस्कशन 2 बॉडी मोशन से करने के बजाय हम लोग किससे करने वाले हैं, 1 बॉडी। और वो 1 बॉडी हम पीछे बस पे बैठा, पीछे कोई यात्री है, उसका दोस्त है जो कम समझदार है, सुट्टा नहीं पीता है ना, पीछे बैठ गया है चुपचाप जाके। तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। बताओ अच्छा, बस में बैठे उस आदमी के हिसाब से क्या बस रेस्ट पे आ गई कि नहीं? तो सारा मोशन फिर किसके अंदर आ गया, आदमी के अंदर। तो वो क्या कहेगा कि मेरा दोस्त आज लगता है मुझसे बिछड़ जाएगा। कितने वेलोसिटी से भाग रहा है इसका दोस्त, वी मैन माइनस यू बस, वी मैन माइनस, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल है? ये इनिशियल है यार। ये t बराबर 0 की वेलोसिटी है। क्या आदमी के अंदर एक्सेलेरेशन भी नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा यार। आदमी का एक्सेलेरेशन कितना है, 0, और बस का कितना है, ए बी। तो 0 माइनस ए बी यानी ए रिलेटिव कितना आएगा, माइनस ए बी। ये बात समझो यार। यानी यार इसका दोस्त क्या कहेगा कि यार मेरा दोस्त बहुत अच्छी वेलोसिटी से आगे चलना शुरू किया है। कितनी वेलोसिटी से, वी मैन माइनस यू बस, लेकिन मेरा दोस्त जो है ब्रेक लगा रहा है। क्यों? अरे भाई पीछे एक्सेलेरेशन जो है यार, वो एक्सेलेरेशन एक्चुअली में आदमी के अंदर नहीं है, मगर महसूस क्यों हो रहा है, क्योंकि बस स्पीड बढ़ा रही है तो उसको लग रहा होगा कि आदमी ब्रेक लगा रहा है। तुमने कभी अगर बस के पीछे बैठ के किसी का मोशन देखा हो तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि वो अपनी स्पीड को घटा रहा है, घटा नहीं रहा होता है, क्योंकि बस की स्पीड बढ़ रही होती है तो ऐसा महसूस होता है। तो दोस्त क्या कहेगा कि अगर ये घटा रहा है स्पीड और घटाते घटाते रुक गया तो फिर कभी बस को पकड़, यानी डी चलने से पहले उसे रुकना नहीं चाहिए। डी चलते ही रुक जाए तो चल जाएगा, क्योंकि तब तक वो सीढ़ी पकड़ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 1 बॉडी मोशन डील कर रहे हो तो तुम्हें क्या कहना चाहिए, ये आदमी अकेला आदमी है जो किस यू रिलेटिव से दौड़ रहा है, वी मैन माइनस यू बस से दौड़ रहा है। किस ए रिलेटिव से चल रहा है, माइनस ए बी से। तो बता डी चलते चलते अगर वो रुक जाए तो जस्ट कैच कर लेगा। तो जस्ट वाले केस के लिए डी निकालना है तो क्या लगाना चाहिए यार, समय पता है क्या, हमें डी निकालना है भाई। रुकने तक उसको डी कवर कर लेना है, तो क्या लगाना है यार, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, और सब कुछ रिलेटिव डिस्कस करना है। ये सब बातें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन में कर रखी हैं। तो यार वी जस्ट क्या होना है, 0, यू रिलेटिव कितना है, वी मैन माइनस यू बस, और ए रिलेटिव कितना है, माइनस ए बस, और एस क्या है, वो डी है। तो डी का आंसर कितना आ गया यार, वी मैन माइनस यू बस का होल स्क्वायर अपॉन 2a बस, ये आएगा यार। क्या बता यार, इफ इसका नाम मैं कुछ डी मैक्स कह देता हूं, अगर डी इस डी मैक्स से कम है ही विल कैच नहीं, और अगर डी इस डी मैक्स से ज्यादा है तो वो बस को कैच नहीं कर पाएगा। यानी ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे बड़ा डी नहीं होना चाहिए। क्या ये बात जनता समझ गई है कि नहीं?
यार था तो टू बॉडी मोशन, लेकिन हमने बना क्या लिया, वन बॉडी मोशन। इस केस में जब उसने जस्ट कैच किया है, कोई पूछे टाइम ऑफ कैच क्या होगा, बता टाइम ऑफ कैच कैसे निकालोगे? फिर से वही बात है, रुकने तक उसे बस पकड़ लेना है। कौन सा फॉर्मूला, v इक्वल टू, अरे रुकने तक यानी v रिलेटिव क्या होने तक, जीरो होने तक। u रिलेटिव कितना है, v मैन माइनस u बस, और a बस, तो टाइम का आंसर कितना आ गया, v मैन माइनस u बस अपॉन क्या, a बस। क्या ये बात समझ में आ गई है? नोट कर ले। नोट कर लिया भाई लोग? नोट कर लिया भाई लोग? इधर ध्यान दे जरा। अभी तक रिलेटिव मोशन कौन सा चल रहा था, जिसको मैंने टाइप 1 बोला था? सारे क्वेश्चन टाइप 1 के थे, और ये 29-30 तक के जो क्वेश्चन हैं, कितने, 18-19 हैं शायद, कितने हैं फर्स्ट सेक्शन? हाँ हाँ, वो सारे किस पे बेस्ड हैं, रिलेटिव मोशन टाइप 1 में। अगली कैटेगरी क्या है, रिलेटिव मोशन टाइप 2। पहले और अब में थोड़ा अंतर है। जैसे मैं कह दूं ए चल रहा है और उसको देख कौन रहा है, सी नहीं। पिछली बार ए
को भी सी देखता था और बी को भी। इस बार ऐसा नहीं है, ए को चलता हुआ किसने देखा है, यानी इसकी वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में है और बी किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, सी के रिस्पेक्ट में। दोनों एक दूसरे, मतलब ए बी के रिस्पेक्ट में बी, और हम लाना क्या चाहते हैं, ए का मोशन सी को क्या नजर आएगा। ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में पता है और लाना किसके रिस्पेक्ट में चाहते हैं, सी के रिस्पेक्ट में पता करना चाहते हैं। पिछले वाले डिस्कशन और वाले डिस्कशन में क्या अंतर है, रिलेटिव मोशन टाइप 1 में ए भी चलता था सी को दिखता था, बी भी चलता था सी को दिखता था, वो पता रहता था और उनके आपस का रिलेटिव मोशन हम डील करते थे। लेकिन इस बार आपस का नहीं डील करना है, ए का बी के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी पता है और बी का सी के रिस्पेक्ट में, और डिस्कशन किसका करना है, ए का सी के रिस्पेक्ट में। बात क्लियर है? मुझे बताओ सबसे पहले, अगर मुझे ए का सेपरेशन डील करना हो कि ये सेपरेशन ए का सी से कितना है, तो क्या लिखोगे यार, क्या बताओ, ये एस वेक्टर इन दोनों से कैसे रिलेटेड है, एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, क्या इन दोनों वेक्टर को जोड़ने से ये वेक्टर आता है कि नहीं, क्या बात समझ रहा है? क्या इस एस का रेट ऑफ चेंज डी एस बाई डी टी, ये किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है ए की, जो कौन देखेगा, बी देखेगा। भाई इनके बीच का फासला जिस हिसाब से बदलेगा वही तो बी को नजर आएगा। फिर बताओ जरा, ds बाई डी टी, अगर मैं इनके बीच के फासले के बदलाव की बात कर रहा हूं तो ds बाई डी टी ये किसकी वेलोसिटी है, बी की, और नजर किसको आएगी, सी को नजर आएगी। क्या बताओ, इनके बीच का फासला ये है, इसका डी बाई डी टी कर दोगे तो ये वेलोसिटी किसकी है, ए की, और किसको नजर आएगी, सी को। क्या ये बात जनता को समझ में आ रही है? पिछले और अब में ये अंतर है। पिछली बार माइनस आता था, वो डिफरेंस ऑफ वेक्टर था, ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है। क्या ये समझ पा रहे हैं? पिछली बार हम डिफरेंस ऑफ वेक्टर कर रहे थे और इस बार, तो फिर तुम समझ गए होगे यार, अगर मैं वेलोसिटी में ये फॉर्मूला लिख रहा हूं तो क्या ये फॉर्मूला एक्सेलेरेशन में भी आएगा, ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू सी, बल्कि ये चेन लंबी भी हो सकती है। क्या ए बी सी, जैसे यहां पे ए बी सी है, ऐसे ए बी सी डी चार हो तो यार ए विद रिस्पेक्ट टू डी होगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू, क्या नहीं हो सकता है? ऐसा भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन दो तक ही कर ले, यही अपने आप में काफी है। क्या ये बात समझ रहे हैं? तब और अब में क्या अंतर है ये नोट करें। ये वेलोसिटी जो लिखी है मैन विद रिस्पेक्ट टू बस है, वी एम माइनस वी बस। बस पे बैठ के देखा जा रहा है तो बस तो रुक ही गई, चल कौन रहा है? तो इससे जो आंसर आएगा किस बात का आएगा, जो चल रहा है वही तो पकड़ेगा। अगर मैन के रिस्पेक्ट में डिस्कशन होता तो हम ऐसे कहते कि मैन रुक गया 5 स्टार खा के और कह रहा है बस मेरे लिए पीछे आ रही है। आदमी दौड़ते दौड़ते अपने आप को रुका महसूस करता, तब कहता वो बस पीछे आ रही है। वो इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल काम है।
नोट कर लें। अरे वो आया करता था, क्या नाम था उसका, आनंद के अलावा एक आशीष, आशीष को नहीं जानते तुम? उसमें भी कहाँ था? अच्छा, और आनंद कहाँ आनंद ले रहा है? तो ऑनलाइन के लिए भी सही नहीं है। हाँ भाई, नोट कर लिया यार। सोचा यार ये एक बड़ा सा ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक, रोड पे बहुत बड़ा ट्रक है। बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा है। 4 लेन रोड पे, पूरा 4 लेन घेर रखा है, और कम से कम आगे आधा किलोमीटर लंबा ट्रक है, ठीक है। और वो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। कोई बहुत बड़ा सामान लेके जा रहा है, भेज दिया, फिर खाली लौट रहा है, खाली है इस समय, ठीक है। आधा किलोमीटर लंबा ट्रक है। यहां पर एक छोटी सी खिलौने वाली कार रखी है, बच्चों वाली। अब खाली पड़ा था तो ड्राइवर ने सोचा बच्चा खेले अपना। यहाँ किनारे घेरा बना है, नहीं तो तुम कहोगे सर बच्चा गिर जाएगा, ठीक है। ये 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रक चल रहा था। ट्रक के ऊपर क्या, बच्चों वाली कार 4 मीटर पर सेकेंड, और ट्रक कितने चल रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। बड़ा ट्रक है, धीमे चल रहा है अपना, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर इस कार की सही स्पीड देखना हो तो तुम्हें ट्रक पे बैठ के देखना चाहिए या जमीन में उतर के देखना चाहिए? कार की एक्चुअल स्पीड देखना हो तो ट्रक पे देखना चाहिए या जमीन पे उतर के देखना चाहिए? बिल्कुल ट्रक पे। क्यों? क्योंकि कार ट्रक के रिलेटिव चल रही है। अगर कार रुकी भी होगी ना तो भी जमीन से चलती नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ट्रक चल रहा है। तो जब भी इस कार की वेलोसिटी दी जाएगी वो किसके रिस्पेक्ट में दी जाएगी? ये 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ कार किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रक के रिस्पेक्ट में। ये ट्रक है यार, ये ट्रक है, और ये क्या है? कार है, बच्चों वाली कार है। ट्रक कितने से चल रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। यानी ये वेलोसिटी जो ट्रक की है वो कहां से देखी जाएगी? क्या ये ट्रक की वेलोसिटी हमेशा कहां से देखी जा सकती है? ये वेलोसिटी है 3i। इसको बहुत क्लियर लिखें तो 3i लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? 4i। तो बता, वेलोसिटी ऑफ कार ग्राउंड से क्या देखी जाएगी? ये सबको महसूस हो रहा है कि अगर ट्रक अकेला चलता है तो x में बदलाव 3 होता है हर सेकंड, कार अकेले चलती है तो 4 का बदलाव होता है। अभी दोनों एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं तो x का बदलाव कितना होगा हर सेकंड? 7 का। यही लॉजिक है यार। क्या बताओ, कार ट्रक के ऊपर प्लस ट्रक ग्राउंड के ऊपर। कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक पता है और ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, तो ग्राउंड से जो देखने पे नजर आएगा वो दोनों का मोशन का सम होगा। यानी कितना? 4i प्लस 3i मतलब कितना? 7i। क्या ये महसूस कर पा रहे हैं? ऐसा ही महसूस होगा। अगली चीज, अगर ये कार 4 मीटर पर सेकेंड से पीछे चलने लगे और ट्रक अभी भी 3 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा है, तो कार कितने से नजर आएगी यार? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यार कार है -4i, ट्रक है 3i, तो कितना आएगा? -1i। यानी जमीन में खड़ा आदमी क्या कहेगा कि ये जो कार है वो पीछे 1 मीटर पर सेकेंड से नजर आएगी। रियलिटी अगर देखना हो तो कहां से नजर आती है? ट्रक से। यानी कार की एक्चुअल स्पीड, उसकी मोटर 4 मीटर पर सेकेंड चल रही है, अगर इसको घर लाके अपनी छत पे चलवाएंगे तो कितने से चलेगी? 4 मीटर पर सेकेंड चलेगी। यानी उसकी अपनी मोटर 4 से चला रही है, लेकिन नजर क्या आएगा? -1, क्योंकि उसमें अपना और ट्रक दोनों का कंट्रीब्यूशन शामिल है। मुझे बताओ, एक ट्रक 3 मीटर पर सेकेंड चल रहा है और कार 4 मीटर पर सेकेंड चल रही है 90 डिग्री पे। अब वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? तो फिर से वही रूल लगाओगे यार, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या नजर आएगी? 3i प्लस 4j।
थोड़ा मुश्किल है इमेजिन करना, बट इमेजिन करो कि ये कार तुम्हें ऐसे नजर नहीं आएगी, ये कार तुम्हें ऐसे चलती हुई नजर आएगी। अभी मैं इसको रियलाइज कराऊंगा, फिलहाल आंसर तो यही सजेस्ट कर रहा है, नहीं सजेस्ट कर रहा कि उसके अंदर आई मोशन भी है और ये इजी टू डाइजेस्ट भी है। क्या बताओ, ट्रक उसको एक्स वाला कोऑर्डिनेट बढ़ाने में मदद कर रहा है और उसकी अपनी वेलोसिटी वाई वाला कोऑर्डिनेट, तो दोनों मोशन उसमें शामिल हो गए कि नहीं। इन जनरल अगर मैं कह दूं कोई कार थीटा एंगल पे चल रही है वीसी की स्पीड से और ट्रक वीटी की स्पीड से आगे चल रहा है, तो बता यार वी वेक्टर क्या लिखोगे, लिख के बताएं। आसान आसान चीजें मैंने रियलाइज करा दी हैं। बिल्कुल, कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन क्या होगा, मैं चाह रहा हूं कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ क्या आएगा। इतना नोट करें और ये लिख के दिखाएं, जो भावनाएं हैं उसको पेपर पे लाएं। इसका सेल हरकत करता है कि दिक्कत है, कुछ कर डाला। ठीक, ये थोड़ा मैंने जनरलाइज डिस्कशन बताने की कोशिश की है कि इन जनरल वेलोसिटी ऑफ कार क्या नजर आएगी। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या है, कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे बता रहा, कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, कितना आई के साथ कितना जे के साथ। हाँ अरे भाई, कितना आई के साथ है, अगर कोई वेक्टर थीटा एंगल पे है तो उसको हम क्या लिखते हैं, v cos थीटा आई v sin थीटा जी। बात क्लियर है। और ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, अरे वी टी आई कैप है। नहीं, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा यार, दोनों को जोड़ोगे तो आई वाला बढ़ जाएगा, जे वाला वही रहेगा। आई वाला कितना आ गया, वी कार कॉस थीटा प्लस वी टी, और जे में क्या आएगा, वी कार साइन थीटा। क्या मैं कह सकता हूं कि कार का ही जे वाला कंपोनेंट है, आई वाले में केवल और आई वाले में दोनों का रोल है, कार का भी है और ट्रक का भी है, और जे वाले में केवल और केवल किसका रोल है, कार का। क्या ये बात दिख रही है मैथ्स में यार, मैथ्स के साथ भावनाएं जोड़ना यही फिजिक्स है। अगर हमें मैथ्स केवल मैथ्स नजर आती है तो शायद उसको रिटेन करना मुश्किल काम है। अगर सब कुछ नजर आ रहा है तो मैं तो देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसको सीधे महसूस कर सकते हैं, जरूर थोड़ी मैथ्स लगाना। ये किस चीज का आउटकम है कि हॉरिजॉन्टल में दोनों की कोशिश है, वर्टिकल में केवल एक की कोशिश है। क्या इसको सीधे नहीं लिखा जा सकता है, जमीन से देखने पे ये दोनों नजर आएंगे। अच्छा, ट्रक पे बैठ के देखोगे तो ट्रक में इंक्लूड नहीं होगा,
ट्रक का इंक्लूड नहीं होगा। जमीन से देखोगे तो ट्रक भी उसमें शामिल हो जाएगा। क्या ये बात बहुत जस्टिफाइड लग रही है कि नहीं? तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसी ही कुछ बात करना है, लेकिन ट्रक के लिए नहीं, रिवर के लिए। ये डिस्कशन फेमस नहीं है, बट ऐसा भी कुछ आ जाए तो नहीं समझ पाओगे यार। चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए वो रियलाइज तो करा दूं। ये जनता ने नोट कर लिया भाई लोग? क्या देख रहे हो यार? क्या करोगे? हैक करोगे क्या? देख लो, खुद ही नहीं हैक कर पा रहा है। इंटरनेट एरर। क्या नोट कर लिया भाई लोग? अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था यार, कुछ आई में था, कुछ जे में था। सोचा यार ये 4i से चल रहा है और ये ग्रीन वाला 3j से चल रहा है। ये मोशन जरा महसूस करें। दिख रहा है? ग्रीन वाला मतलब कुछ है, कोई पार्टिकल या कोई कुछ मान लो कुछ है, नहीं कोई कीड़ा टाइप की चीज है, उसकी आंखें हैं। तो यार ग्रीन वाली बॉल जे डायरेक्शन में चल रही है, किसके रिस्पेक्ट में? ट्रक में या ग्राउंड में? ट्रक के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? ट्रक के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये कैसे चल रहा है? हम लोग यार बड़े मिक्स फीलिंग के लोग हैं एक्चुअली। कभी कभी हम ग्राउंड वाली फीलिंग लाते हैं और कभी कभी प्लेटफॉर्म वाली लाते हैं। लेकिन यार जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें बहुत क्लियर कट रहना पड़ता है। हमें मिक्स फीलिंग से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत पर्टिकुलर बताना पड़ेगा। तो कितने लोगों को ये बॉल आई और जे दोनों में नजर आ रही है? कितने लोगों को आई जे दोनों में नजर आ रही है? कितने लोगों को केवल जे में नजर आ रही है? केवल जे में नजर आ रही है? केवल एक मिनट बताओ, केवल केवल आई में, जे में नजर आ रही है? आई जे दोनों में? जे में, क्योंकि हम लोग बड़ी मिक्स फीलिंग के लोग हैं। यही मेरा जवाब होता है जब भी मैं पूछता हूं भाई 90 डिग्री की लाइन बनी है तो जे में चल रहा है, लेकिन वो पता है कहां से नजर आएगा? प्लेटफॉर्म से। अगर मैं कहता हूं ग्राउंड में उतर के देखो तो तुम्हें ट्रक दिखना ही नहीं चाहिए, तुम्हें केवल क्या दिखना चाहिए? बॉल। अब तुम थोड़ा देर के लिए ऐसे देखो कि तुम्हें ट्रक दिखना बंद हो जाए, केवल तुम्हें बॉल दिखे और जमीन दिखे, बॉल दिखे और जमीन दिखे, ट्रक ना दिखे। क्या लग रहा है? अब टेढ़ा चलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं। चलो मैं ट्रक को थोड़ा हाइड कर देता हूं, तब तुम्हें नजर आएगा। ये ग्राउंड वाली फीलिंग है। क्या इसमें आई भी है और जे भी है? नहीं। यानी जब मैं ग्राउंड से कहूं तो तुम्हें यह महसूस होना चाहिए, और जब मैं ट्रक में कहूं तो तुम्हें यह महसूस होना चाहिए। यार हम लोग अक्सर गलती करते हैं, हम एब्सोल्यूट फ्रेम में आ नहीं पाते हैं। दुनिया में सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह यही है कि गड़बड़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्या गड़बड़ होता है? हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो गलत है और उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम गलत हैं। बस सारा खेल किस बात का है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सोचो थोड़ी देर के लिए उसका वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारे अंदर आ जाए
तो तुम्हें उससे कितना लगाव हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने आप से लगाव है। तो दुनिया में सारा खेल यही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, है ना। जब भी गाड़ी में दो गाड़ी भिड़ जाती हैं तो एक गाड़ी वाली को लगता है सारी गलती, और उसको क्या लगता है सारी गलती नहीं। तो सही फैसला कौन कर सकता है? ग्राउंड पे खड़ा आदमी, ग्राउंड का खड़ा आदमी। यानी यार अगर हकीकत पूछा जाए कि इस बॉडी के अंदर एक्स बदल रहा है या वाई बदल रहा है, दोनों बदल रहे हैं। जमीन से देखने पे वो समझ में आएगा, लेकिन उसकी कोशिश प्लेटफॉर्म के ऊपर जे में है। क्या ये बात समझ में आ रही? तो जनरली हम हकीकत ग्राउंड वाले को ही बनाते कि उसी को हकीकत नजर आती है ना। बात क्लियर है? चलो, तो ये थोड़ा सा रिलेटिव मोशन टाइप 2 महसूस होना शुरू हुआ है। देखो यार, ये मैंने अभी थीटा एंगल वाला डिस्कशन किया था नहीं? तो ये जो रेड लाइन बनी है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली है या ट्रक के रिस्पेक्ट वाली है? एक मिनट, चलता हुआ भी तो देखो कहां चल रहा है, रेड लाइन में चल रहा है यार। इस बार व्हाइट लाइन में तो चल ही नहीं रहा ना भाई। पिछली बार व्हाइट लाइन में चल रहा था, इस बार कहां चल रहा है? तो ये रेड लाइन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ट्रक के रिस्पेक्ट में? यार ग्राउंड के रिस्पेक्ट के लिए तुम्हें ट्रक दिखना बंद होना चाहिए। रेड वाली लाइन तो एक्चुअल थी उसकी ट्रक के ऊपर, और ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये ग्राउंड वाली है। नहीं समझे क्या? ट्रक के रिस्पेक्ट में उसका एक्स कवरेज और वाई कवरेज में एक्स और वाई कुछ था, लेकिन जब ग्राउंड में उतर के आए तो एक्स बढ़ गया, वाई वही रहा। तो व्हाइट लाइन किसको दिखा रही है? ग्राउंड वाले को। और रेड लाइन किसको दिखा रही है? यार ये जो अभी डिस्कशन मैंने ये किया है, ये वाला, ये क्या समझ आया? उससे पहले मैंने क्या दिखाया था? ये वाला डिस्कशन। क्या अभी जस्टिफाइड है कि नहीं? खैर, ये डिस्कशन हमें एक्चुअली में ट्रक के लिए नहीं करना, किसके लिए करना है? रिवर बोट के लिए। तो अभी ये रियलाइज करना बड़ा एक्चुअली मुश्किल होता है। मैं तुमसे कहूं कि नदी को हमेशा, पूरी नदी को हमेशा एक जैसी वेलोसिटी से चलता हुआ इमेजिन करो। क्या प्रैक्टिकल नदी ऐसी होती है क्या? पूरी नदी, तो पूरी नदी यार अक्सर कार्टून नेटवर्क के चैनल में सेम स्पीड से चलती है। तुमने कार्टून नेटवर्क में देखा हो तो पूरी नदी एक कन्वेयर की तरह दिखाई जाती है और पूरी नदी एक जैसी स्पीड से चलती है। तो तुम वही नदी में इमेजिन करो। आइडियल बातें चल रही हैं यार, रिलेटिव मोशन चल रहा है और बहुत परफेक्ट सिचुएशन में। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? और अब इमेजिन करो कि नदी पूरी की पूरी जमी हुई है। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? और उसमें चलने वाली बोट के अंदर पहिए लगे हैं। इमेजिन करो। क्या ये इमेजिन कर पाओगे यार? यानी इंजन जब भी मोटर बोट का मोटर ऑन होगा तो वो रिवर के रिलेटिव चलना शुरू कर देंगे, और अगर उसका इंजन ऑन नहीं होगा तो वो रिवर के रिस्पेक्ट में रुके होंगे। क्या ये बात इमेजिन कर पा रहा है? यानी मैं जैसे इसको ट्रक बोल रहा था, अब तुम ट्रक की जगह सोचो कि ये पूरा क्या है? रिवर, और वो भी ट्रक जैसा जमा हुआ एक कन्वेयर की तरह, और वो चल रहा है। सोचा उसके अंदर अगर कोई बोट रुकी है तो वो कहां से देखी जा सकती है? नहीं, रुकी है तो केवल और केवल रिवर से देखी जाए। रिवर में ट्यूब डाल के बैठ जाओ, या रिवर के अंदर हर वो चीज जिसके अंदर मोटर नहीं लगी है वो रिवर के रिस्पेक्ट में रुकी हुई है। अगर बोट रुकी हुई हो, मतलब उसका इंजन ऑन ना हो, तो क्या बताओ, इस पे बैठ के अगर ट्यूब डाल के बैठोगे तो तुम्हें बगल में बोट रुकी हुई नजर आएगी। यार पानी क्योंकि फ्लो कर रहा होता है तो हम ये भुला नहीं पाते कि पानी चल रहा है। अरे छोड़ दो यार, पानी चल रहा है, पानी जमा हुआ है, उसके ऊपर बोट रखी है और तुम बगल में ट्यूब डाल के बैठे हो, तो क्या बोलोगे यार? बोट रुकी है। अब अगर बोट का इंजन ऑन हो जाए और वो किसी स्पीड से आगे चलने लगे, मान लिया 3 से ये चल रहा है, 4 से रिवर चल रही है, तो बताओ जमीन से बोट कितने से नजर आएगी? 7 से। यार ये 4 से, ये 3 से। अब मुझे बता यार, ये 4 से और ये 3 से पीछे नजर आ रही है, तो बोट कितने से नजर आएगी? 1 से आगे जाती हुई। नहीं,
रिवर 4 से चल रही है और बोट 3। मैंने वो पिछली बार उल्टा एग्जाम्पल लिया था, इसलिए कुछ दिक्कत हो सकती है। पिछली बार मैंने इसको 4 लिया था और इसको 3 लिया था, इसको 4 और इसको 3। मगर अब क्या होगा, बोट 1 से पीछे जाती हुई नजर आई। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 ये 3 हो तो बोट कोशिश कितनी भी करे लेकिन वो पीछे नहीं जाएगी? नहीं। अगर ये 4 से चल रहा है और ये 3 से चल रहा है, बताओ जरा अब क्या होगा? यार बोट ऐसे जाएगी 4i 3j से, और अगर बोट ऐसे चल रही है तो उसके अंदर v cos थीटा प्लस bc, v ट्रक और b sin थीटा सब कुछ आएगा यार। क्या समझ पा रहे हैं? तो तुम यार नदी को बिल्कुल ट्रक की तरह ही हैंडल करो, क्योंकि नदी फ्लो करती हुई दिखती है तो बड़े सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो डिस्कशन बड़ा आसान हो जाएगा। हेडिंग डालना है रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। तो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम में जब भी वीबी दिया जाएगा, वीबी मैग्नीट्यूड ऑफ बोट, तो ये कहां से देखा जा सकता है? बोट की स्पीड हमेशा, बोट की अपनी स्पीड, बोट की अपनी कोशिश जो मोटर ऑन होने पे आती है वो कहां से देखी जा सकती है? बोट की अपनी स्पीड जो मोटर की वजह से आई है वो कहां पे बैठ के देखी जा सकती है? रिवर पे बैठ के। ये बहुत क्लियर कट समझ ले यार। जैसे अभी मैंने कहा कि एक कार ट्रक के ऊपर चल रही है, उसकी अपनी स्पीड क्या है ये देखना हो तो कहां बैठना पड़ेगा? तो वही बात है कि अगर तुम्हें मोटर की अपनी कोशिश देखना है तो कहां बैठना पड़ेगा? तो ये वेलोसिटी किसकी है? वेलोसिटी ऑफ बोट, जो कि कहां से देखी जा सकती है? रिवर से। कभी भी ग्राउंड से देखने पे बोट की मोटर कोशिश नहीं दिखाई देती। मोटर वाली कोशिश कहां से नजर आती है? रिवर पे ट्यूब डाल के बैठ जाओ। नहीं, ये वैसी बात है जैसे ट्रक पे कोई आदमी बैठा हो तो वही तो बताएगा कि कार की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है। फिर मुझे बताओ, रिवर की वेलोसिटी हमेशा किसके रिस्पेक्ट में दी जाएगी? हाँ, या रिवर चलती ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो वो किसके रिस्पेक्ट में दी जाएगी? ग्राउंड। सोचर, ये एक फ्रीज्ड ट्रक की तरह रिवर चल रही है और उसमें कोई बोट चल रही है थीटा के एंगल पर। तो मुझे बताओ, ये जो एरो मैंने बनाया है ये बोट के चलने का एंगल है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ मोशन ऑफ बोट। अच्छा, ये एंगल कहां से देखा जा सकता है? विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यार बोट की अपनी कोशिश थीटा एंगल पे चलने की है तो उसकी कोशिश रिवर से ही देखी जा सकती है। और हकीकत में वो कैसे चलेगा, वो लाइन अलग होगी। हकीकत में वो कैसे चलेगा वो लाइन अभी मैंने रियलाइज कराया है कि उसके चलने की कोशिश और एक्चुअली ग्राउंड से जो नजर में आएगा, ग्राउंड से जो नजर में आएगा वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या समझ रहे हैं? अगर ये थीटा एंगल पे चल रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा यार बोट का वेलोसिटी वेक्टर क्या है, तो क्या लिखोगे? वीबी कॉस थीटा आई वीबी साइन थीटा जे। अगर मैं कहूं रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है तो लिखोगे वी आर आई। अगर मैं पूछूं यार बोट ग्राउंड से क्या नजर आएगी तो तुम्हें पता है हमें क्या करना होता है, दोनों को ऐड करना होता है। और ऐड करोगे तो आई के साथ कितना आएगा और जे के साथ कितना आएगा? वी आर प्लस वी बी कॉस थीटा आई। और फिर से यार वही बात आ रही है जो ट्रक में मैं समझाना चाह रहा था। मुझे बता, इसमें एक आई वाला कंपोनेंट है और एक जे वाला, यानी यार बोट आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है। यार एक बात क्लियर कर ले भाई, मैं रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं तो नदी का ये फोटो ऊपर कैमरा लगा के बनाया गया है। कोई ये इमेजिन ना करे कि ये पनडुब्बी है और नीचे से ऊपर आ रही है। पता नहीं तुम लोगों की इमेजिनेशन की भी तो कोई लिमिट नहीं है, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता। तुम क्या समझ रहे थे? हाँ सर बोला तो ऐसे, इसका मतलब अच्छा अब पता चला सर। हम तो यही सोच रहे थे कि नदी गहराई से ऊपर आ रही है। आई मीन बोट। क्या? अरे बोट अंदर कैसे हो सकती है यार? बोट
हाँ, डूब जाएगा आदमी जो चला रहा होगा, पनडुब्बी थोड़ी है ये। अभी क्लियर है? तो यार रिवर क्रॉसिंग में क्या डिस्कशन का मुद्दा क्या है? अरे डिस्कशन का मुद्दा क्या होगा कि रिवर पार करने में समय कितना लगा। तो एक डिस्कशन का मुद्दा होता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, पार करने का समय, और एक मुद्दा होता है अक्सर नदी पार करना कोई चाहता है तो वो चाहता है कि जिस जगह से उसने चलना शुरू किया है वो ठीक उसके उस तरफ यहां पहुंच जाए, ऐसा वो चाहता है। बट अक्सर नदी का मोशन उसको ठीक सामने जाने नहीं देता है, तो वो अपने ठीक डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से कुछ दूरी पे जाके पहुंचता है, और उस दूरी का नाम क्या होता है? ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग। तो यार एक डिस्कशन का मुद्दा है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, और दूसरा डिस्कशन का मुद्दा है कि उस बोर्ड की ड्रिफ्टिंग कितनी हुई। और ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया यार, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, फ्रॉम डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, ठीक सामने वाले पॉइंट से वो कितनी दूर जाके पहुंचा है। मुझे बताओ इन दो कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट नदी को पार कराने में, डी की चौड़ाई की नदी है, कौन सा कंपोनेंट नदी को पार कराने में मदद करेगा, और कौन से कंपोनेंट की वजह से ड्रिफ्टिंग आने वाली है? क्या ये वी है? अगर ये ना होता तो वाई वाला मोशन ना आता, यानी नदी क्रॉस कभी ना हो पाती। और ये Vx रिलेटिव है, ये Vx रिलेटिव है और ये Vy रिलेटिव है। तो Vx रिलेटिव में दोनों की कोशिश है, और Vy रिलेटिव में केवल और केवल बोर्ड की कोशिश है। तो कौन सा कंपोनेंट नदी पार कराएगा? Vy। और कौन से कंपोनेंट की वजह से ड्रिफ्टिंग आई है? Vx। क्या ये बात सबको महसूस होना चाहिए? मुझे बता यार, दोनों ही केस में हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, ये एक्सेलरेटेड मोशन चल रहा है या यूनिफॉर्म? यार जब तक एक्सेलेरेशन कहीं ना मेंशन हो तब तक मोशन कैसा माना जाता है? अरे रिलेटिव मोशन और नदी पार करने के डिस्कशन में एक्सेलेरेशन वैसे भी नहीं आता। ऐसा थोड़ी यार कि नदी पार कर रहे तो उसी समय बाढ़ आ गई तो नदी थोड़ा तेज होने लगी। भाई नदी एक यूनिफॉर्म रेट से चलती रहती है। अब ये थोड़ी मानेंगे उसी समय हादसा हो रहा था, तो बताओ हो सकता है? मतलब नीट में तो नहीं होगा। तो मुझे बताओ, वरना फिर हादसा हो जाएगा तुम लोगों के साथ। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग हमें लाना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एक ही फॉर्मूला यूनिफॉर्म मोशन का, S बराबर BT, तो T बराबर क्या? S अपॉन V। तो S भी Y वाला और V भी Y वाला। तो Y वाला S कितना है? D। यार मैं कंपोनेंट मोशन डिस्कस कर रहा हूं, और Y वाली वेलोसिटी कितनी है? कितना है? VB साइन थीटा। टाइम आ गया यार। ड्रिफ्टिंग दूरी होती है। ड्रिफ्टिंग क्या होती है? दूरी। कौन सा फॉर्मूला लगाना है यार? यार यूनिफॉर्म मोशन है तो यही लगाना है यार, S बराबर UT। एक्सेलरेशन है नहीं, तो बता रहे Vx कितना? VR प्लस VB cos थीटा। और टाइम कितना? टाइम यहां निकाल तो चुके हो। क्या बता, जितनी देर में Y कंपोनेंट पूरा होता है उतनी देर में तो X होता है। कार तो एक्चुअली तिरछा चल रही है। कंपोनेंट डिस्कशन तो थ्योरेटिकल चीज होती है। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो X कंपोनेंट से ड्रिफ्टिंग आएगा, और वो कितना आएगा? ये आएगा। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है कि नहीं? नोट कर लें। फिजिक्स केवल मैथ्स नहीं है यार, फिजिक्स
मैथ्स विद जान है, उसमें कुछ फीलिंग है, उसमें कुछ भावनाएं हैं, और अगर मैथ्स में भावनाएं नहीं है तो फिर वो फिजिक्स नहीं है। तो फिजिक्स जानदार मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स तो है ही यार, और उसमें जान भी है, तो ये क्या हो गई यार है? अच्छा, तुमने सुना होगा यार इस सीमेंट में जान है, तो सीमेंट में जान हो सकती है तो यार मैथ्स में भी जान हो सकती है। तो इस मैथ्स में जान है, और जान तुम्हें महसूस होना चाहिए यार, आई के साथ क्या है, जे के साथ क्या, उसकी अपनी एक फीलिंग है, अगर मन में वो चल रहा है तो मतलब फिजिक्स पढ़ रहे हो। और बहुत मैथमेटिकल हो गए, फिजिक्स को रिटेन ही नहीं रख पाओगे। क्या इतनी बातें क्लियर है सबको? अब यार यहां पर हम लोग दो केस डिस्कस करने वाले हैं। केस 1, क्रॉसिंग इन मिनिमम टाइम। हम चाहते हैं कि सबसे कम समय में हम नदी पार करें, मिनिमम टाइम में नदी पार करना है। देखो यार, जितनी बोट की वेलोसिटी हो सकती है वो फिक्स है, वो नहीं बदल सकता, और रिवर की वेलोसिटी तो कोई नहीं बदल सकता, है ना? तो ना बोट की वेलोसिटी बदल पा रही है ना रिवर। बोट की वेलोसिटी मोटर ने तय कर रखी है, और रिवर की वेलोसिटी ऊपर वाले ने तय कर रखी है, ऊपर वाले पहाड़ ने। पहाड़ से मोशन तय होता है ना। तो फिर इस टाइम को हमें कम से कम करना हो तो हमारे पास क्या बचा जो हम बदल सकते हैं इजीली? केवल एंगल बचा? नहीं ना, डी बदल। अच्छा, नदी की चौड़ाई कौन बदल सकता है? डी है जो है, नदी की चौड़ाई भी हम नहीं बदल सकते, और वैसे भी कार्टून नेटवर्क वाली नदी है जो शुरू से आखिरी तक एक जैसी चौड़ाई की होती है। वरना तुम कहोगे सर कहीं कहीं प्रैक्टिकल नदी में तो ऐसा ऐसा होता है, कहीं कहीं कम, कहीं कहीं। हाँ, तो बदल सकते हैं, लेकिन चलो वो कमी वाला डी है, अब तो नहीं बदल सकते ना यार, सबसे कम वाला डी है। तो क्या बदल सकते हैं? ना वी भी बदल सकते हैं, ना डी बदल सकते, तो क्या बदल सकते हैं? साइन थीटा। तो बता यार, अगर मुझे टाइम को मिनिमम चाहिए है, फॉर टाइम टू बी मिनिमम, साइन थीटा क्या होगा? है ना, टाइम टू बी मिनिमम साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा सबसे बड़ा क्या होता है? यार मैं जब भी पूछता हूँ साइन थीटा सबसे बड़ा क्या होता है तो लोग एंगल क्यों बताते हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। साइन थीटा सबसे बड़ा 1 होता है, मैं पूछूं किस एंगल पे होता है, तो उसका जवाब है 90 डिग्री। ऐसे कहीं भी कुछ भी 90, मतलब साइन थीटा थोड़ी 90 होता है, थीटा 90 होता है। तो बता उस केस में टी मिनिमम कितना आएगा? अगर मैं साइन थीटा में थीटा को 90 रख दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? डी अपॉन वी बी। ये मिनिमम टाइम है, ये आ गया टाइम ऑफ क्रॉसिंग। इस केस में कितना आ गया? डी अपॉन वी बी। क्या इस केस में हम ड्रिफ्टिंग की भी बात कर लेते हैं? बताओ इस केस में ड्रिफ्टिंग क्या होगी? यार ये ड्रिफ्टिंग अभी अभी हमने समझा ही था, वी एक्स इंटू टाइम होता है, तो जहां जहां थीटा आया है वहां वहां क्या लिख दो? अरे 90, सब 90 कर दो। तो बता यार, ये तो जीरो ही हो गया ना भाई, ये आ गया वी आर डी अपॉन वी बी। यार ये सोचना बड़ा सीधे सोचना आसान है। बताओ अच्छा, अगर बोट ने अपनी पूरी पूरी कोशिश कहां करी है? ऐसी ऐसी। तो पहले बताओ, अगर बोट ऐसी कोशिश कर रहा है तो क्या ऐसे चला जाएगा? यार जाएगा ऐसे, जाएगा ऐसे, कोशिश उसकी। यानी ये जो एंगल थीटा 90 है ये कौन देख सकता है? यार ये एंगल रिवर पे ट्यूब डाल के बैठोगे तब नजर आएगा, तुम्हें जो नजर आएगा वो ये लाइन नजर आएगी। क्या ये देखना चाहेंगे? बनाया है तो देख लो यार। मैंने ये कार्टून नेटवर्क वाली नदी बनाई है, नदी में टेक्सचर बनाया है ताकि तुम्हें ये महसूस हो कि बोट एक्चुअली 90 डिग्री पे चल रही है। दिख रही है? तो ये 90 डिग्री पे तुम्हें तब नजर आएगी जब तुम इस फ्रेम के अंदर बैठे होगे, इसके अंदर नदी में साथ साथ नदी के चल रहे होगे, तभी तो तुम कहोगे 90 चल रही है। ग्राउंड पे रहोगे तो क्या कहोगे? ग्राउंड पे कहोगे तो ऐसे चल रही है। क्या समझ पा रहे हैं यार? इससे ज्यादा तो नहीं समझोगे यार, और किसी तरीके से।
चला के दिखा दिया यार, अब इससे ज्यादा क्या और क्या करेंगे यार, प्रैक्टिकल करके क्या यार, किसी कोई गिर गया नदी में तो कॉन्सेप्ट तो डूबेगा ही, आदमी डूब जाएगा। इसलिए यहीं पे समझ लो यार, डूबने से अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी बचा रहेगा और इंसान भी बचा रहेगा। तो यार देखो, पूरी पूरी कोशिश बोट कहां कर रही है, वाई में। तो एक तरह से बोट ने अपनी पूरी जान लगा दी है समय कम करने में। तो बोट की वेलोसिटी समय कम, वेलोसिटी पार करने में लगी हुई है। और उसको ड्रिफ्ट फिर कौन करा रहा है? ड्रिफ्ट कराने वाला केवल और केवल कौन है? रिवर है। तो बस यार, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू समय। क्या ये बात सीधे भी समझी जा सकती है कि समय पार करने वाली कोशिश कौन कर रहा है? केवल और केवल बोट, और वो भी पूरी पूरी वेलोसिटी उसने नदी पार करने में लगा रखी है। तो डी अपॉन पूरी पूरी वेलोसिटी। और ड्रिफ्टिंग में किसका किसका रोल है? केवल और केवल रिवर का, क्योंकि बोट का अब कोई रोल रह नहीं गया। तो वी आर इनटू टाइम। क्या ये बात जस्टिफाइड है? इधर ही दिखाओ, बच्चे वहीं देखेंगे ना, अभी नोट करेंगे, अभी इसमें समझाना है। मैं एक वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं इस केस के लिए, केस 1 के लिए। मुझे बताओ यार, बोट का मोशन रिवर के रिस्पेक्ट में कैसे एरो से दिखाया जाएगा? क्या ये वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर के रिस्पेक्ट में है? यानी रिवर में कोई ट्यूब डाल के बैठेगा तो उसको बोट का एक्चुअल मोशन नजर आएगा, जो वो अपनी कोशिश कर रहा है उसकी कोशिश नजर आएगी। एक्चुअल थोड़ा सा बड़ा रिलेटिव वर्ड है। एक्चुअल अक्सर ग्राउंड से बोला जाता है, लेकिन उसकी कोशिश ये है, इसको कोशिश वाली वेलोसिटी कहना चाहिए। कोशिश ऐसे है, रिवर की कोशिश कहां है? आगे। मैंने यार हेड टू टेल डायग्राम बनाया है। क्या बता यार, ये रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और ये बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअली ओवरऑल मोशन वो ये है। क्या ये बात समझ में? क्या मैं इसको कह सकता हूं ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जो एक्चुअली हमें नजर ग्राउंड से आएगा। बात समझ में आ रही है? मैं ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं कि जब भी कोई डायग्राम 90 डिग्री का बनता है तो उसमें बड़ा डिस्कशन आसान होता है अगर तुम्हें दो कंपोनेंट पता हो। जैसे ये पता हो, ये पता है 4 है और ये पता है 5 है, तो तुम तीसरा बड़े आराम से पाइथागोरस से बता देते हो। तो कितना होगा यार? 3 होगा। नहीं, अगर कोई कहते ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? 5। पाइथागोरस से बता सकते हो यार? नहीं बता सकते। तो मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि यार ये जो कंपोनेंट है ना यार, वर्टिकल वाला, क्या ये यही तो बोट की वेलोसिटी है? इसको हमें सिंपली कहना चाहिए क्या? वी वाई। क्या बता यार, वी वाई वो कंपोनेंट होता है जो नदी को क्रॉस कराता है। हमें यही तो चाहिए होता है। तो कभी कभी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि तुम्हें इसकी वेलोसिटी नेट दे दी और रिवर की दे दी और पूछा बताओ समय बताओ क्रॉस करने का, तब तुम बहुत कुछ ये सब नहीं करोगे यार। क्रॉस करने का समय क्या होता है? नदी की चौड़ाई अपॉन क्या? वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट तो यहीं से मिल गया। कुल मिला के यार डी अपॉन वी वाई होता है कि नहीं? ये डी अपॉन वी वाई होता है कि नहीं? तो वी वाई पे हमें खास इंटरेस्ट होता है क्योंकि उससे क्या निकलता है? समय। और वीएक्स से क्या निकलता है? ड्रिफ्ट। तो तुम नेट पे जाओ ही मत, इससे क्या मिलता है? ड्रिफ्टिंग मिलती है। तो तुम्हें बस इतना याद रखना चाहिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो वी वाई कौन सा? चाल कौन सी? वाई वाली। और ड्रिफ्ट बराबर क्या होता है? वीएक्स इंटू डी। तो वीएक्स इधर मिलेगा। क्या बात समझ रहा है? तो उस समय हमें क्विकली करना है, ना कि टाइम लगाना है। क्या ये बात जनता समझ पा रही है? कोई दिक्कत है? मैं कह दूं यार कि 2 किलोमीटर की चौड़ी नदी है, ये गंगा है, मतलब कभी कभी फैल जाता है बहुत ज्यादा, और एक रिवर चल रही है, रिवर चल रही है 4 किलोमीटर पर आवर से, 3 किलोमीटर पर आवर से, और
नेट वेलोसिटी, ये केस ऑफ मिनिमम टाइम है। इन केस ऑफ मिनिमम टाइम नेट वेलोसिटी कितनी आती है? वी नेट ऑफ बोट वो है 5। तो बता यार पार करने का समय कितना होगा? टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा? टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा? हाँ, टाइम कितना है? समय बताना है तो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वी वाई। तो वी वाई 5 है। क्या बताओ? वी नेट ऑफ बोर्ड दिया है, मतलब ये दिया है जो ग्राउंड से नजर आएगा। यार ये वी नेट ऑफ बोर्ड का मतलब होता है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना दिया है? 5। तो तुम क्या करोगे यार? वी वाई ढूंढोगे। तो बता वी नेट 5 हो, वी रिवर 3 हो, तो वी बोर्ड क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बस यार 2/4 यानी ये कितना आ गया? हाफ आवर। क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? फिर से एक बार देखें। मैंने कहा कि बोट इज मूविंग, सॉरी, बोट इज मूविंग with respect to river, with respect to ground at 5 meter per second and river with 3 meter per second. In case of minimum time, ये minimum time का केस है। minimum time, find time of crossing, time of crossing, क्रॉसिंग का समय बताना है और ये मिनिमम टाइम वाला केस है। रिवर हैज विड्थ ऑफ 2 किलोमीटर, विड्थ ऑफ 2 किलोमीटर। यही क्वेश्चन है, फिर से समझा रहा हूं। और क्या नहीं समझ में आया तो फिर से नहीं समझाना पड़ेगा। तो क्या क्या डेटा दिया है? 2 किलोमीटर नदी चौड़ी है, ठीक है, और बोट, ये नदी की वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर से नदी चल रही है। और बोट की जो वेलोसिटी दी है कि 3 किलोमीटर पर आवर से रिवर चल रही है, पर आवर से रिवर चल रही है। और बोट की जो वेलोसिटी दी है वो नेट वाली दी है या कोशिश वाली दी है? हाँ, नेट वाली। कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर आवर ये दे रखी है। तो मुझे बताओ अगर बोट नेट कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर और रिवर कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, तो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें पता है कि बोट और रिवर का नेट ऐसे बनता है। अब मुझे बताओ समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एस वाई अपॉन वी वाई। तो एस वाई कितना है? 2 किलोमीटर, और वी वाई कितना है? 4। तो कितना आएगा? हाफ आवर आएगा कि नहीं? अभी बात समझ में आ रही? क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना सब लिखना जरूरी है क्या? तुरंत कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये कौन सा केस था? केस ऑफ मिनिमम टाइम। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है क्रॉसिंग विदाउट ड्रिफ्टिंग। क्रॉसिंग विदाउट ड्रिफ्टिंग। क्या कोई नदी को ऐसे पार करा सकता है कि ड्रिफ्टिंग हो ही ना? हाँ, बिना ड्रिफ्टिंग के नदी पार करा जाए, ऐसा हो सकता है? वो तभी हो सकता है ओनली इफ
बोट हैज वेलोसिटी ग्रेटर देन रिवर। पहले तो ये जरूरी है कि बोट की वेलोसिटी कैसे होना चाहिए, रिवर से ज्यादा। और उस केस में बोट कुछ ऐसे चले, कैसे चले, पीछे कोशिश करे। तो कोशिश पीछे करेगा तो क्या इसकी वेलोसिटी का जो पीछे का कंपोनेंट है वो रिवर के आगे वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा? नहीं हो सकता ऐसा यार, बोट का पीछे वाला रिवर से खत्म हो जाए। तो ये कोशिश तो ऐसे करता रहेगा, मगर नदी पार कैसे करेगा? सीधे करेगा। ऐसा भी संभव है। देखना चाहेंगे कैसे? इधर देखें जरा, नदी के अंदर पहले झांक के देखें। ये जरा नदी के अंदर देखना, बाहर मत देखना, बाहर की दुनिया, केवल नदी के अंदर देखो ये बोट कैसे चल रही है। नदी के अंदर देखो, ऐसे जा रही कि नहीं? कुछ 120 130 डिग्री के एंगल पे। लेकिन अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि अंदर कुछ भी कोशिश करे लेकिन इफेक्टिव असर कैसा है कि वो नदी को सीधे पार कर रही है। तो क्या इसकी कोई ड्रिफ्टिंग हो रही है? नहीं हो रही है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये कौन सा केस है? केस विदाउट ड्रिफ्टिंग, क्रॉसिंग विदाउट। तो यार क्रॉसिंग विदाउट ड्रिफ्टिंग में टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछा जाएगा, ड्रिफ्टिंग क्यों नहीं पूछी जाएगी? हाँ, अरे हो ही नहीं रही तो ड्रिफ्टिंग तो जीरो होना ही है। अच्छा बताओ, ड्रिफ्टिंग अगर जीरो होना है तो क्या जरूरी है? अगर ड्रिफ्टिंग जीरो होना है तो क्या जरूरी है? ड्रिफ्टिंग जीरो होना है तो मैं कहूंगा कि जो ओवरऑल आई वाला कंपोनेंट है ना वो जीरो होना चाहिए, यानी Vx रिलेटिव क्या होना चाहिए? जीरो, तभी ड्रिफ्टिंग जीरो हो सकती है। Vx रिलेटिव में किसका किसका कंट्रीब्यूशन था? तो यार इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें cos थीटा का एक आंसर मिलेगा माइनस वी आर बाई वी बी। मैं बता दूं यार, ये थीटा ना, ये जो थीटा है ये थीटा डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल होता है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम एरो। डाउन स्ट्रीम का मतलब जहां पे धारा बह रही है। ये एंगल कहां से है? डाउन स्ट्रीम से। और cos थीटा कैसा आया है? नेगेटिव। cos थीटा नेगेटिव हमेशा तब होता है जब वो 90 से बड़ा होता है। तो डाउन स्ट्रीम के साथ ये एंगल कैसा है? 90 से ज्यादा है। तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 विद डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, कभी कभी डाउन स्ट्रीम के बजाय ये वाला एंगल बोल दिया जाता है। ये एंगल कहां से है? ये एंगल कहां से? एंगल विद अप स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम से एंगल की बात करें तो क्या ये भी 90 से ज्यादा है? ये 90 से कम है। तो यार अगर कभी अल्फा दिया जाए तो तुम लिखोगे वी बी कॉस अल्फा पीछे और वी आर बराबर होना चाहिए, तो भी एक ही बात है। ये बात सेम है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है यार? कॉस थीटा ये होना चाहिए। अब यार कॉस थीटा ये आ गया तो साइन थीटा भी निकाला जा सकता है। तुम कहोगे साइन थीटा क्यों निकाल रहे हैं? क्या समय के आंसर में डिवाइड में साइन थीटा आता है कि नहीं? हमें यार टाइम ऑफ क्रॉसिंग ही निकालना है, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? साइन थीटा चाहिए होता है। तो साइन थीटा हम निकाल लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है यार? कभी पढ़ा है? तो यार साइन थीटा बराबर आएगा अंडर रूट 1 माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। वी बी एलसीएम लोगे, वी बी स्क्वायर, तो ये आएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। समय बराबर होता है डी अपॉन वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह ये लिख देते हैं। अच्छा, अंडर रूट के अंदर से ये बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं? तो ये आंसर आ गया डी अपॉन अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। मिनिमम ड्रिफ्टिंग के केस में टाइम का ये आंसर आ रहा है।
अगेन ये फॉर्मूला ही रटना है, बहुत ज्यादा डिटेल भूल भी जाएंगे तो चलेगा। क्रॉसिंग विदाउट ड्रिफ्टिंग के केस में, इस केस में मैं तीनों वेक्टर को एक बार फिर से बना रहा हूं। रिवर का वेक्टर कैसा हमेशा बनता है, ऐसे, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोट का वेक्टर कैसे बनेगा यार, बोट का वेक्टर ऐसा बनेगा, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या बोट की अपनी कोशिश तिरछी है, और नतीजा यानी ग्राउंड से जो नजर आता है रिजल्टेंट, वो कैसा है, वो सीधा है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट कहां से देखने वाली, ग्राउंड से। क्या ये बात समझ पा रहे हैं यार? इस बार का डायग्राम और पिछले डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है। पिछली बार रिजल्टेंट टेढ़ा था नहीं, और वेलोसिटी ऑफ बोट सीधी थी। इस बार वेलोसिटी ऑफ बोट टेढ़ी है और रिजल्टेंट सीधा है, लेकिन एक बात कॉमन है, अभी भी ये Vy है, अभी भी ये क्या है, Vy। सोच के देखो यार, अगर इसका मैग्नीट्यूड Vr है, इसका मैग्नीट्यूड Vb है, इसका Vr है और इसका Vb है, तो बता इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा यार, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट Vb स्क्वायर माइनस Vr स्क्वायर। क्या मैं हमेशा कहता हूं समय बराबर होता है Sy अपॉन Vy, तो Sy d है और Vy कितना है, अंडर रूट Vb स्क्वायर माइनस Vr स्क्वायर। क्या यही आंसर आया कि नहीं, इतनी सब मैथ्स लगा के? तो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है कि जो कॉन्सेप्ट पिछली बार था कि बस ये इसके पीछे पढ़ो समय आ जाएगा, वही कॉन्सेप्ट इस बार भी है कि ये पता है तो समय आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? पिछली बार भी हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है समय निकालने के लिए, Vy, और अभी भी कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है, Vy। तो यानी कभी भी कोई भी लैंग्वेज बनाए तो तुम्हें एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बना के कौन सा कंपोनेंट लाना है, Vy, और Vy आ जाएगा तो समय आ जाएगा। ये तुम्हें याद रखना है। इस केस में ड्रिफ्टिंग लाना ही नहीं होता है। क्या जनता समझ पा रही है यार, क्वेश्चन क्या है? कहां गया रिलेटिव मोशन? दे दिया क्या यार? मेरा हक मत मारो यार, तुम कैसे देखोगे? बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर विद वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में 21 देखें जरा, 21। A boat is sent across a river with a velocity 8 km per hour and resultant velocity of boat is 10 km per hour। पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा केस है, ये वाला या पिछला वाला? हाँ,
boat is with a velocity 8 किलोमीटर पर and resultant velocity is 10. अच्छा, रिजल्टेंट, इसमें रिजल्टेंट ज्यादा है या कम है? इसमें रिजल्टेंट कम है यार, रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होता है, रिजल्टेंट उसमें ज्यादा होता है। इसका मतलब ये पता है कौन सा केस है? केस वन। केस वन में क्या है कि बोट कोशिश कर रही है ऊपर, लेकिन रिजल्टेंट क्या हो रहा है इधर, तो रिजल्टेंट कितना है 10 और बोट की कोशिश कितनी है 8। तो तुम मुझे बता सकते हो यार रिवर की कोशिश कितनी होगी? वी आर इधर होता है, वी बोट इधर होता था पिछले केस में, नहीं बता सकते यार, कैसे आएगा यार रिजल्टेंट? यार रिजल्टेंट सबसे, रिजल्टेंट बड़ा किस में होता है पिछले, तो यार √10² - 8² बराबर कितना आ जाएगा वी आर, यानी कितना आ गया 6। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर। स्विमर इज टू स्विम इन शॉर्टेस्ट टाइम। देखिए स्विमर और बोट को बिल्कुल एक तरह से ट्रीट करना है, जैसे बोट में मोटर लगी होती है, स्विमर अपने हाथ से वही काम करता है। क्वेश्चन में कहा गया है रिवर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, 5 मीटर पर मिनट से चल रही है। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यार वेस्ट ईस्ट हम लोग ऐसे दिखाते हैं यार हमेशा, तो यार ऐसे मान लो कि रिवर ऐसे चल रही है। मैन ऑफ द साउथ बैंक, साउथ बैंक मतलब इधर कहीं आदमी खड़ा है और उसको कहां जाना है, नॉर्थ बैंक में जाना है, दूसरे किनारे पे जाना है, और वो कितनी स्पीड से मूव कर सकता है 10 मीटर। यार वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है 10 मीटर, यार इसको बोट ही लिख देते हैं यार, कितनी है 10 मीटर पर मिनट। और उसको नदी शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में, सबसे कम समय में, तो उसको कैसे चलना चाहिए? हाँ, शॉर्टेस्ट टाइम में उसको ऐसे चलना चाहिए। ये केस 1 है, ये केस 1 है या केस 2? ये केस 1 है या केस 2? मिनिमम टाइम कौन सा केस था? केस 1 में मिनिमम टाइम वाला था। तो उसको कैसे चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए? क्या 4 ऑप्शन है, उनमें से बताओ कौन सा आंसर होगा? हाँ, तो उसका आंसर हो गया ए। क्या तुम बार बार ये बात समझ नहीं पा रहे हो क्या? मिनिमम समय के लिए बोट अपनी पूरी कोशिश पार कराने में झोंक देता था, यानी कहां चलता था? क्या समझ पा रहे हैं यार? वो पूरी तरह से नदी के परपेंडिकुलर चलने का प्रयास करेगा। क्या सही में चलेगा? सही में नहीं चल पाएगा, प्रयास करेगा, ड्रिफ्टिंग तो तब भी आएगी। याद आया यार केस 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉट। अब मैं इसी क्वेश्चन में ये कह देता तुमसे कि वो मिनिमम विदाउट ड्रिफ्टिंग पार करना चाहता है, तब अगर विदाउट ड्रिफ्टिंग पार करना चाहता है तो उसका आंसर आता नॉर्थ वेस्ट में कहीं, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो वो कुछ ऐसा आंसर लिख सकते थे यार, सी वाला। यार दोनों बातों में अंतर है यार, ये क्लियर कर ले यार, कब क्या पूछा है, दोनों बातों में अंतर है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? बताए अगर मिनिमम टाइम में पार करना होता था तो टाइम इक्वल टू D/VB होता था, है ना?
और वो अपनी कोशिश कितने डिग्री पे करता था? 90 डिग्री पे। नहीं, तभी तो यार ये d अपॉन वी भी साइन 90 आया था। तो उसको अपनी कोशिश कहां करना चाहिए? नॉर्थ की तरफ करना चाहिए, दैट्स इट। दूसरी चीज जो मैंने बताई कि अगर वो विदाउट ड्रिफ्टिंग वाला केस होता, ये वाला केस होता, तब उसको स्विम कहां करना चाहिए था? इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन क्या नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है कि नहीं है? तो आंसर क्या हो जाता? सी। लेकिन ये वो केस नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है और चल रहा है फैशन में। क्या बात समझ रहा है? उसका आंसर ऐसे दिया जा सकता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे भी दिया जा सकता है 120 डिग्री फ्रॉम द रिवर डाउन स्ट्रीम। नहीं दिया जा सकता इस तरफ, ऐसे भी दिया जा सकता है अगर वो मिनिमम ड्रिफ्टिंग का केस है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें जरा, 23 नंबर। मुझे बताओ, राउंड ट्रिप छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये कौन सा केस है, केस 1 या केस 2? सेकेंड केस। कैसे पता? अच्छा, उसमें लिख दिया है। अच्छा, ना लिखता तो भी क्या राउंड ट्रिप तभी बन सकता है जब वो सीधा जाए सीधा लौटे, तभी राउंड ट्रिप बन सकता है। तो ये विदाउट ड्रिफ्टिंग का केस है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? समय बताओ। आ गया है? समय बताना है भाई। एक मिनट नहीं होगा? अच्छा, 30 मिनट। 15 जाना 15 आना, तो कितना हो जाएगा? आधा घंटा। कैसे आएगा यार? क्या समय बराबर क्या होता है? चौड़ाई अपॉन वी वाई। मुझे बताओ कौन कौन सी वेलोसिटी दे रखी है? देखो जरा, इसमें बोट कितने से चल रही है? 5। ये बोट की अपनी कोशिश है, कितना है? 5। रिवर कितने से चल रही है? 3 से। तो बता यार उसका वी वाई क्या निकल के आएगा? यार ये तुम ऐसे ही जानते हो यार, ये 5 है ये 3 है, तो ये क्या निकल के आएगा? 4। तो समय इक्वल टू क्या होता है? चौड़ाई अपॉन वी वाई। क्या होता है? चौड़ाई अपॉन वी वाई। तो चौड़ाई कितनी है? 1 किलोमीटर। और वी वाई कितना निकल के आया है? 4। यार ये सब कर लिया हमने, 4 आ गया ना, तो 1/4 आर आ गया। यार 1/4 आर जाना, 1/4 आर आना, तो कितना हो गया? 2/4, यानी हाफ आवर, मतलब कितना? 30 मिनट। क्या ये तुरंत किए जा सकते क्वेश्चन? खैर, तो जनरली क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, तुरंत तुरंत किए जा सके। तो अब तुम्हें क्या करना है यार कि ये पूरा असाइनमेंट, और अगली क्लास से क्या शुरू होने वाला है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है यार? तो लॉज ऑफ मोशन अगली क्लास शुरू होगा, 2-4 मिनट जो भी होगा